हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। 10 स्टॉक्स जिनको कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं फॉर द अपकमिंग 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे और आने वाले टाइम पे अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकते हैं। ऐसी स्टॉक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाला वीडियो 2 पार्ट्स में बन जाए, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँ। तो सभी के सभी स्टॉक ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे, अच्छा खासा स्टेबिलिटी भी हमारे पोर्टफोलियो को देंगे और रीज़न भी बताऊंगा मैं कि इस स्टॉक को मैंने क्यों चूज़ किया है और किस टाइप की रिटर्न इस स्टॉक्स दे सकता है, और इसका थोड़ा बहुत हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी जानेंगे। आइए फर्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। रीज़न, कंपनी केबल सेगमेंट में मार्केट लीडर है, इसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है केबल सेक्टर का। अभी केबल में भी अलग अलग टाइप के केबल्स आ जाते हैं। सेकंड, पॉलीकैब का अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते, प्रॉफिट ग्रोथ का, इंडस्ट्री को क्लियरली बीट किया है इस कंपनी ने। यहाँ पे आप जो ग्रे कलर में देख रहे हैं ना, 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस इंडस्ट्री का, उससे ज़्यादा ही पॉलीकैब ने परफॉर्म किया है। 3 ईयर्स पॉलीकैब ने ज़्यादा परफॉर्म किया है और इस साल में इंडस्ट्री का इतना एवरेज मतलब ये बिलो ज़ीरो दिखा रहा है, फिर भी पॉलीकैब इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये तो हो गया ग्रोथ बेसिस पे, राइट। अभी अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इंडस्ट्री जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25% के बीच में जब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, तो वहाँ पे पॉलीकैब ने मोर देन 35% का प्रॉफिट गेन दिखाया है। और इंडस्ट्री ने जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के नीचे यानी 18-19% के आसपास जब दिखाया लास्ट 3 ईयर्स में, तो वहाँ पे पॉलीकैब ने अच्छा खासा मतलब एक प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है जो कि ऑलमोस्ट 34-35 के आसपास निकल के आता है। और इस ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ इनका 15% के आसपास है और इंडस्ट्री का ये निगेटिव में चल रहा है। तो ये हो गई प्रॉफिट ग्रोथ के बाद। सेकंड चीज़, किस तरीके के रिटर्न्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। तो आने वाले टाइम पे अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी छोटा है, तो आने वाले टाइम पे मेरे अकॉर्डिंगली ये कंपनी 30 से लेकर 40% का CAGR रिटर्न हमें दिखाना चाहिए इस कंपनी ने। अभी कुछ की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, इसको क्यों एक्वायर कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा खासा दिखा रहा है कंपनी, सेल्स ग्रोथ भी दिखा रहा है। इस कंपनी ने, आपको पता होगा, अभी FMEG सेक्टर में जंप लिया है। यानी पहले कंपनी ये सिर्फ केबल्स वगैरह देती थी, अभी क्या है, जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे हम और आप हो गए, तो घर में जो अप्लायंसेस लगते हैं जैसे LED हो गया, फ़ैन हो गया, गीज़र हो गया और भी कई सारे कंपोनेंट, कंपनी ने उस सेगमेंट में भी जंप किया है और कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि शुरुआत है, तो शुरुआत के टाइम पे आपको पता है कि अच्छा खासा गेन देखने के लिए मिलता है। तो FMEG का जो सेगमेंट है इनका वाला, वो ऑलमोस्ट 45% के ऊपर इनका ईयरली ग्रो हो रहा है। ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप है। क्यों? क्योंकि ये अभी लो बेस से स्टार्ट किया है, इसलिए आने वाले टाइम पे क्वाइट पॉसिबल है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, लेकिन अब वो 30% भी अगर कंपनी मेंटेन करती रही ना, तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी हैवेल्स का भी मतलब एक अच्छा खासा एक ये बन सकता है, कंटेंडर बन सकता है। सेकंड, अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने अपडेट करा के दिया था कि कंपनी ने सिल्वन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर किया है। और यहाँ पे हम लोग सिल्वन के जो सिल्वन लैब है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया है पॉलीकैब एक्वायर सिल्वन। अभी सिल्वन किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है? जो इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस है, डिवाइसेस इन द सेंस कुछ जो पर्टिकुलरली प्रोग्राम किए हुए एम्बेडेड जो कंपोनेंट्स रहेंगे या फिर सिस्टम्स रहेंगे, उसको हम लोग ओवर द इंटरनेट यानी उसको वाईफाई का एक्सेस देके, उन स्मार्ट डिवाइसेस को वाईफाई का एक्सेस देके हम लोग इंटरनेट से कहीं से भी उन चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट सोल्यूशन है। होम, ऑफिसेस और भी कई सारे पब्लिक प्लेसेस हो सकते हैं और भी कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, हॉल हो गया या फिर मैरिज वगैरह का हो गया, कॉलेज हो गया, ऐसी जगह पे ये वाली सिस्टम्स लग सकती है। तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान भी कर रही है। यानी अगर इन सेगमेंट में अगर इनका वाला एक्सपेंशन हो गया पॉलीकैब का, तो डेफिनेटली हमें इनके सेल्स काफ़ी अच्छे ग्रो होते हुए दिखेंगे और इनका मार्जिन तो काफ़ी अच्छा है। तो सेल्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसा वैसा ये कंपनी प्रॉफिट में भी ग्रो करेगी। तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। और कुछ पॉइंट अगर बोलो आपको, तो कंपनी टाइम टू टाइम काफ़ी सारी कंपनीज को एक्वायर करती है। रीज़न कि इनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट का मार्जिन, वो अच्छे से इंप्रूव हो जाए। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है जैसे कॉपर का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये कंपनी ने खुद अभी वो प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश करके, मतलब जो
जहाँ से ये लोग लेते थे उसी कंपनी को एक्वायर कर दिया। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये खुद ही बनाएंगे, खुद ही वो मार्जिन प्रॉपरली, मतलब जो पूरा मार्जिन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स अगर उतने भी रहते हैं ना उनके कंपनी के, मतलब स्टेडीली अगर ग्रो करते हैं, अगर 20% से बोलूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के बेसिस पे, तो एवरी ईयर अगर 20% से ही ग्रो होते हैं तब भी कंपनी काफ़ी अच्छा मार्जिन निकाल सकती है। अभी इसका कंपैरिजन हो सकता है हैवेल्स इंडिया के साथ। अभी स्लाइटली मैं आपको पी के बेसिस पे आपको बताता हूँ कि इसका वैल्यूएशन कैसे लग रहा है हैवेल्स के कंपैरिजन में। हैवेल्स जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज़्यादातर काम करते हैं, मतलब जो स्विचेस हो गया, एमसीबीज हो गया और कुछ मतलब फैंस वगैरह हो गया, तो जो होम में अप्लायंसेस वगैरह रहते हैं ना उसमें डोमिनेंट प्लेयर है। तो पॉलीकैब अगर उसमें अगर अपना वाला एक अच्छा खासा बेस बना लेता है तो डेफिनेटली हैवेल्स को उस सेगमेंट में भी ये टक्कर दे देगा। मार्केट लीडर तो ही वायर सेगमेंट में, केबल्स और वायर्स में, बट उसमें भी अगर दे दिया तो इसके कंपैरिजन वाला कोई नहीं रहेगा। अगर इसका पी देखें तो 33.4 है, ठीक है। और अगर मैं हैवेल्स का पी दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आपने नाम देख सकते हैं हैवेल्स, स्टॉक का पी निकल के आता है 65.1, यानी पॉलीकैब से ये 2 टाइम्स है, ठीक है। अभी इनका जैसे मैंने बोला कि इनका ऑपरेटिव सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें भी पॉलीकैब ने एंटर किया है। अगर पॉलीकैब का वो जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में अभी न्यूली एंटर किया है, अगर वहाँ पे धीरे धीरे आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में अगर ये मार्केट शेयर कैप्चर करता है तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप की ग्रोथ हमें पॉलीकैब में देखने के लिए मिल सकती है। और अगर पॉलीकैब यहाँ से और मतलब पी अगर उसका बढ़ भी जाता है ना तो भी हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी उतना अच्छा है। इसलिए आपको जितना हो सकता है आप पैसा पॉलीकैब में लगा सकते हैं। कंपनी स्टेबल है, बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है। और थोड़ा बहुत अभी और फंडामेंटल पैरामीटर्स हम लोग एक बार देख लेंगे। इसको मैं क्विकली कवर करूँगा। तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 28,000 करोड़ है, जो कि लार्ज कैप में ये बिलोंग कर रही है अभी कंपनी। साथ ही में कंपनी का डिविडेंड रेट छोटा मोटा है, मतलब आने वाले टाइम पे अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करोगे तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका बाइंग प्राइस वगैरह 2000 के आसपास या उससे लेस हो सकता है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली 5 या 10 सालों में ये हमें स्प्लिट होता हुआ दिखने के लिए मिलेगा। कंपनी का आरओसी और आरओई नंबर काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में और इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि अभी कोविड की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह था उसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ का अर्निंग जो है ना वो डाउन हुआ है। इसकी वजह से आरओई और आरओसी नंबर हमें अभी बहुत सारी कंपनीज़ का लो दिखाई देगा, और साथ में पी भी थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे ये कोरोना का रिकवरी अगर आ गया ना तो उस टाइम पे डेफिनेटली पी मल्टीपल भी हमें कम होता हुआ दिखाई देगा, और उस टाइम पे हमें प्राइस में सडन ऐसा मतलब ये पी कम होने के बाद और हमें अच्छा खासा मतलब ग्रोथ मोमेंटम दिखाई दे सकता है, जिससे पी मल्टीपल थोड़ा बहुत उसी रीजन में स्टेबल रहे। कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी कम है, और ये डेट जो भी लिया है कंपनी ने ये जनरली एक्सपांशन के लिए है अभी इनका वाला, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपांशन में इनका वाला प्लानिंग चल रहा है। जैसा कि मैंने एक्सपांशन वाला प्लान कवर किया था, तो यहाँ पे आप CWIP देख सकते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये लास्ट ईयर 241 करोड़ का एक्सपांशन का था जो अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया है, और इस ईयर में 99 करोड़ के आसपास ये ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं। तो कंपनी एक्सपांशन के ऊपर भी अच्छा खासा प्लान कर रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कंपनी एवरी ईयर 30 से लेकर 40% आने वाले 5 से लेकर 10 ईयर्स तक ये मेंटेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर ये कंपनी एवरी ईयर 40% की CAGR से अगर रिटर्न्स देती है, इस ईयर तो काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने, और आने वाले टाइम पे भी ये डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी, ऐसा मेरा परसेप्शन है। और क्वाइट पॉसिबल है कि ये परसेप्शन जो है मेरा वाला ये ट्रू साबित हो जाए। तो ये जो 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया रहेगा, ये आफ्टर 10 ईयर हमें ये अमाउंट देखने के लिए मिलेगा 29 लैक्स हम लोग रफली कंसिडर कर सकते हैं। अभी इस कंपनी को लेना किस प्राइस पे चाहिए? तो सबसे पहला तो मतलब इस कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखा है, इसकी वजह से इस कंपनी में मेजर करेक्शन हमें देखने के लिए मिला ही नहीं है। 2021 से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कंपनी ऑलमोस्ट इसका जो 20 डे का EMA है उसी के ऊपर हमें सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती है, अगर आप यहाँ से भी देखते हैं तो 2021 के स्टार्टिंग से। ओके, इसका बेसिक सपोर्ट तो जो है अभी के लेवल्स के अकॉर्डिंगली तो ये निकल के आता है 1920 रुपीज़ के आसपास, 20 या 30 कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस क्वार्टर में अगर इसके नंबर सही नहीं आते तो उस टाइम पे आपको 1860 के लेवल एक्सपेक्ट करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप उस लेवल पे अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको जितना चाहिए उतना क्वांटिटीज़ आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, आप मेजॉरिटी ऑफ आपके कैपिटल का एक्सपोजर इस स्टॉक में दे सकते हैं। और अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके
ऊपर वाला ही एक टारगेट देखना चाहिए, जो कि यहाँ से एटलीस्ट 20-30% के आसपास का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी ये लेवल निकल के आ सकता है 2200 से लेके 2400 के आसपास। आइए सेकंड स्टॉक के ऊपर चलते हैं। सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो केमिकल सेक्टर से है। अभी मुझे पता है दीपक नाइट्राइट, अल्किल अमाइंस काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर के अकाउंट में, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर के अकाउंट में ऑलरेडी वो शेयर्स होंगे। अगर वो है तो आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो न्यूली लिस्टेड कंपनी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। मैं दीपक नाइट्राइट या अल्किल अमाइंस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऑलरेडी मेरे भी पोर्टफोलियो में और दोनों के दोनों शेयर्स इंक्लूडेड है। बट मैं इस लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में क्लीन साइंसेस टेक्नोलॉजीज़ को पोजीशन देने के लिए मैं ये करूँगा, प्रीफर करूँगा। रीज़न क्या है कि ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इनका वाला जो है मार्जिन्स काफ़ी अच्छा निकल के आता है। सेल्स कम रहेंगे लेकिन इनका जो मार्जिन है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप पूरे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, अगर उनका आरओई चेक करेंगे, आरओई या आरओसी नंबर, तो इस कंपनी का जो नंबर है उन कंपनीज को इजीली आउट परफॉर्म कर देता है। सेकंड, ये कंपनी अभी इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तीसरा, अभी एक्सपेंशन के लिए ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी वर्क वगैरह आई थिंक ईसी मिल गया है इनको। और फोर्थ जो प्लांट है जो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे अभी आने वाले 1 से 2 सालों में, तो उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी लैंड एक्वायर करी है। तो यानी कि आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में हमें डेफिनेटली ऑलरेडी जिस पेस से जा रहे हैं वहाँ से तो ग्रोथ देखने के लिए ही मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो है, जब वो नए प्लांट्स का जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होंगे तो जो रिवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन होगा, उस टाइम पे हमें एक्सेप्शनल ग्रोथ दिख सकती है। इसलिए मैं इसको भी प्रेफर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग दीपक नाइट्राइट, अल्किल अमाइन, आरती इंडस्ट्रीज़, अतुल इंडस्ट्रीज़, ये सारे इनको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये भी कंपनीज बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है, लेकिन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी काफ़ी अच्छा हुआ है। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हम ऐसा स्टॉक देख रहे हैं कि जो कि कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। आई नो कि अल्किल अमाइन ने भी दिया है, दीपक नाइट्राइट ने भी दिया है, तो मैं आपके सजेशंस के साथ डेफिनेटली एग्री करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको प्रेफरेंस देना चाहूँगा। तो मेरे जैसा भी अगर कोई है, ऑलरेडी मेरे पास वो स्टॉक्स है, तो इसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूली लिस्ट हो जाएगी और इसके बारे में अभी न्यूली जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनका थोड़ा सा परसेप्शन थोड़ा सा अलग रह सकता है। अगर हम लोग इस कंपनी को लेने का एक रीज़न देखें तो इनके रेवेन्यू और जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसको हम लोग अभी फोकस करते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उस टाइम पे 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास का रह सकता है। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट इस कंपनी में लगा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इस कंपनी की जो रिवेन्यूज़ है, अगर हम लोग 17 में देखें 194 करोड़ और 2021 में देखें तो 538 करोड़। अभी हो सकता है इसमें कुछ कोविड ने इम्पैक्ट किया हो, इसके वजह से सेल्स वगैरह में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इनके जो रिवेन्यूज़ है वो 22% से ग्रो हुए हैं और प्रॉफिट जो इनका वाला 34% से ग्रो हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। तो 2017 में इनका रेवेन्यू 46 करोड़ का था, ये अभी हुआ है 198 करोड़ का। रेवेन्यू नहीं, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो ये क्वाइट पॉसिबल है आने वाले 5 सालों में 700 के आसपास, 600 से लेकर 700 करोड़ के आसपास चला जाए 5 या 6 सालों में। और जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म होरिजोन की बात करते हैं तो छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख जाए आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में। तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचूंगा। तो ये वाला मेरा वाला सेकंड पिक रहेगा। ये कंपनी अभी भी लिस्ट नहीं हुई है, ये आने वाले टाइम पे आई बिलीव 16 या 19 को ये लिस्ट होने वाली है। यस, ये कंपनी 19 जुलाई को लिस्ट हो जाएगी। तो जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है इस कंपनी का, आप सेल मत करिए। मैं खुद बोलूँगा आपको कि आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए इस कंपनी में। अगर आपको आईपीओ भी मिल गया तो आप ये मत देखिए कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज वो कम हो रहा है। मैं ये बोलूँगा आपको कि आप फोकस करिए कि कितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्टॉक भी आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर्स रिटर्न्स हमें दे सकता है। थर्ड कंपनी जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा आने वाले 5 से लेकर 10 सालों तक, उसका नाम है हिरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इस कंपनी को चूज़ करने का रीज़न है कि ये कंपनी सिंथेटिक पैराथ्रेड जो है उसमें मार्केट लीडर है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 20% का शेयर प्रेजेंट है। इतना शेयर
अच्छे अच्छे स्टेबलाइज कंपनी में भी नहीं है। किस में बोल रहा हूँ मैं? सिंथेटिक पायरेथ्राइड में। और जो इनके मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा है, तो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर प्लान कर रही है। अभी किस टाइप का एक्सपेंशन है, इसका वाला ऑलरेडी एनालिसिस मैंने बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। कंपनी के पास वो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और ये और एक्सपेंशन का वगैरह प्लान करते जा रही है कंपनी। कंपनी एग्री सेगमेंट में काम करती है और एग्री सेगमेंट की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली बनी रहती है। यानी ये जो सेक्टर है वो कंज्यूमेबल टाइप का है। इंडिया एक ऑलरेडी फार्मर बेस्ड कंट्री है, आपको पता है। मैक्सिमम जो कंपनी का जो ये होता है सेल होता है वो एक इंडिया में है और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है। कंपनी ऑलमोस्ट अपना जो भी प्रोडक्शन है उसका वाला 50 से लेके 55% का स्टेक मतलब बाहर में सेल करती है और ऑलमोस्ट 50% के आसपास का स्टेक इंडिया में इनका वाला जाता है। कंपनी का जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स है वो टेक्निकल्स, इंटरमीडिएट और फॉर्मुलेशन में आता है और ये कंपनी जनरली फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, ये इन प्रोडक्ट में इनको महारत हासिल है। अगर लास्ट 3 इयर्स का या 5 इयर्स का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो जनरली मैं 19 से लेकर 20 का कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे आप 5 इयर्स से देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। सो यहाँ पे अगर हम लोग 2019 में देखें तो कंपनी ने 75 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था और 2020 में 98 करोड़ का। अगर परसेंटेज टर्म्स में निकाले तो कंपनी ने 30% के आसपास का जो है प्रॉफिट निकाला है डिस्पाइट कोविड-19, क्योंकि इंडिया के अलावा इस कंपनी का 50% एक्सपोर्ट है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में कोविड जो है वो मार्च के पहले हिट किया था, यानी जो लास्ट क्वार्टर था 2020 का, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूँ कि जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 उस क्वार्टर में जो है बहुत सारे जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कोविड ने इम्पैक्ट किया था, तो सेल्स वगैरह क्वाइट पॉसिबल थोड़े से डाउन हो सकते हैं। फिर भी कंपनी ने 30% के आसपास का प्रॉफिट मेंटेन किया था। अगर 20 से लेके 21 का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 154 करोड़ से 98 करोड़ निकाल के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने टोटली आउट परफॉर्म किया है। कंपनी ने जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो देख सकते हैं आप 57%, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल है कि मार्च 2020 जो ईयर था 2019 से लेके 20 वाला जो भी पूरा फाइनेंशियल ईयर था, तो क्वाइट पॉसिबल वहाँ पे थोड़ा सा एक आध क्वार्टर इम्पैक्ट हुआ होगा, इसके वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं कंसिडर करूँ कि लास्ट ईयर के इसमें कुछ अगर मार्जिन ऐड कर दे, जो 30% का निकल रहा था उसको अगर 35 कंसिडर कर दे तो भी ये 52% के आसपास निकल के आता है। और जो कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने डेफिनेटली बोला है कि ये जो इनका वाला जो ये है जो रिवेन्यू का ग्रोथ है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स वगैरह 741 करोड़, 1004 करोड़, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा डीप देखने के लिए मिल रहा है हमें। क्यों? क्योंकि इनका मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स है वो एक्सपोर्ट से आता है 52 या 54% के आसपास, इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ा सा हमें डीप देखने के लिए मिला था। लेकिन 2021 में कंपनी ने रिकवर कर दिया और अगर 2019 के कंपेरिजन में देखें तो ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप हम लोग इसको मान सकते हैं। और प्रमोटर ने बोला है कि अच्छे खासे ग्रोथ से 20 से लेकर 22% का जो सेल्स ग्रोथ है उसके साथ साथ ही वो लोग आने वाले 5 से लेकर 6 सालों तक इसी पेस के साथ जा सकते हैं। कंपनी ने बहुत ज़्यादा भी टारगेट नहीं दिया, बहुत कम भी नहीं दिया, मार्जिनल ±1-2% का उन्होंने बोला है, जो इनका वाला कन्वर्सेशन मैंने रीड किया था उसमें। तो डेफिनेटली अगर इस टाइप के सेल्स ग्रोथ अगर इनके होते रहे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में देखें तो इनका जो लास्ट 3 ईयर का जो 5 इयर्स का परफॉर्मेंस में देख सकते हैं 19% की सेल्स ग्रोथ, 3 इयर्स में 18% की, इस ईयर में 28% की। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप 56%, 49%, 58%, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए देख सकते हैं आपकी कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। और कंपनी का और एक अगर पैरामीटर आप मेजर करना चाहें तो लास्ट 5 इयर्स में 35% का ROE, लास्ट 3 इयर्स में 37 का और इस ईयर में 36 का, यानी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमें अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और इनकी जो रेशियोज़ वगैरह है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं।
अभी कंपनी का अगर ब्रीफ में आप डिटेल्स देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 3000 करोड़ ही है, यानी ये कंपनी अभी भी स्मॉल कैप में आती है, बट कैपेबिलिटी रखती है कि अच्छा खासा मतलब लार्ज कैप में एंटर करके अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिखा दे और हमारा वेल्थ अच्छा खासा जनरेट करके दे दे। अगर पीई को आप कंपेयर करोगे 18.9, ठीक है, और इंडस्ट्री का पीई कितना है अभी 30.1, यानी अभी भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें वैसे तो 25% के आसपास की यहाँ से हमें जंप और अगर एक्सपेक्ट भी करते तब भी इसका वैल्यूएशन जो है वो इंडस्ट्री के साथ मैच करेगा। कंपनी का आरओई और आरओसी नंबर देखिए आप 45.4, 36.3 आउटस्टैंडिंग नंबर है ये वाले, ठीक है। कंपनी के ऊपर डेप्थ थोड़ा बहुत है, लेकिन जो कि ये ऑलरेडी एक्सपेंशन की इसमें है ना, तो ये डेप्थ मतलब हम लोग जनरली जब 0.1 के नीचे होता है तो उसको हम लोग डेप्ट फ्री कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कुछ रिजर्व्स वगैरह रहते हैं, तो उसके वजह से इतना इशू नहीं होता है। बट कंपनी जब डेथ लेके अगर एक्सपेंशन के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली उसको हम लोग अच्छा खासा मानेंगे। और इनकी इसमें इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 3 ईयर्स तक ये 100 करोड़ का एक्सपेंशन करेंगे, यानी 100 करोड़ इस ईयर, नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ और नेक्स्ट ईयर 100 करोड़, और मैक्सिमम जो अलोकेशन है वो इनसाइडर से होगा, मतलब जो इनके पास ऑलरेडी फंड है ना उससे किया जाएगा, और ये डेट नहीं लेंगे, क्योंकि डेट लिया तो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इनसाइड से जितना मैनेज हो सकता है ये जो प्रमोटर्स है उनके साइड से, तो वो लोग उस तरीके से एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग देखें कि इसको किस प्राइस पे लेना चाहिए, तो इसको मैंने ऑलरेडी 1-2 बार सजेस्ट किया था आपको लेने के लिए। एक बार कुछ रिजल्ट आने के बाद भी सजेस्ट किया था, जो कि यहाँ से थोड़ा सा हायर प्राइस था ऑलरेडी, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए थे कंपनी ने। रिवेन्यू थोड़ा बहुत डाउन था लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो कि एग्री सेक्टर में क्या होता है कि जनरली जो जनवरी से लेकर मार्च का जो क्वार्टर होता है उसमें थोड़ा सा इनका अर्निंग्स थोड़ा बहुत हमें डाउन देखने के लिए मिलता है कंपेयर विथ अदर 3 क्वार्टर्स, तो इसलिए थोड़ा सा इनके रिवेन्यू में हमें फॉल देखने के लिए मिला था, लेकिन प्रॉफिट तो अच्छा खासा था ही, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको ऑलरेडी बोला था 690 के आसपास, 690 या 700 के लेवल के आसपास कि ये इस स्टॉक को आपको कंसिडर करना चाहिए करके। अभी भी आप करंट मार्केट प्राइस पे लेते तो कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी को। डेफिनेटली इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आने दीजिए, इस क्वार्टर में आपको पता चलेगा रिजल्ट्स अच्छे आ गए ना, डेफिनेटली आने के चांसेस है इसके वाले। ये स्टॉक 1000 की लेवल्स इजीली तोड़ देगा, आप याद रखिए। ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और ये स्टॉक 1000 के लेवल्स के ऊपर भी ट्रेड करेगा। फोर्थ स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो हैप्पीएस्ट माइंड्स है। इसको चूज़ करने का रीज़न एक ही है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप लास्ट 1 से लेकर 1.5 सालों में अगर आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे, राइट, जो भी मतलब डिजिटली होते हैं उनका नंबर काफ़ी अच्छा बढ़ा है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो ट्रेडिशनली ऑपरेट होते थे वो बिजनेसेस अभी शिफ्ट कर रहे हैं कि डिजिटली ऑपरेट किए जाए, और बहुत सारे जो कस्टमर है वो अभी पहले जैसा ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं चाहते कि मतलब कंपनी में चले गए, वहाँ पे फॉर्म फिल किया, उसके बाद वो अप्रूव हो रहा है, फिर दोबारा से और क्वेरी के लिए कुछ चले गए। तो बहुत सारे बिजनेसेस मतलब कस्टमर ऐसा चाहते हैं कि उनको जो रिलायबल और थोड़ा यूज़र फ्रेंडली जो है उनका वाला जो भी सर्विसेज है वो उनको मिल जाए। तो जो हैप्पीएस्ट माइंड्स है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करती है। इनका जो मेजॉरिटी ऑफ मतलब जो एक्सेलेंस है जिसको बोल सकते हैं आईओटी, ब्लॉकचेन, उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फोकस है। और कंपनी जो है ना टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादातर काम करती है। इनका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 97% रेवेन्यू जो है कंपनी सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाती है, और इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि ओनली 97% यानी मतलब अब वो 60-70% भी सिर्फ डिजिटल से कमाती हो। अभी कंपनीज वगैरह एंटर कर रही है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये कंपनी काफ़ी अच्छा डील हो सकती है मेरे अकॉर्डिंगली। हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर डेफिनेटली हर किसी ने फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी दिनों पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया था, और इस स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास 380 के लेवल से ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चैनल में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। इसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि इसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए। अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे अब अगर हम लोग पास्ट कुछ ईयर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर्स में कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 115% की, 3 ईयर्स में 109% की, और लास्ट ईयर में 92, यानी ये प्रॉफिट ग्रोथ अब वो 90% मेंटेन किए। इसलिए ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तो उसके बाद से ये कंपनी ऑलरेडी 2-3 टाइम्स हो गई है, ठीक है। रीज़न यही है क्योंकि ये प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा दिखा रही है, और सेल्स ग्रोथ तो ये अच्छा खासा दिखा ही रही है। इस ईयर के सेल्स ग्रोथ थोड़े से डाउन है क्योंकि यहाँ पे कोविड ने इम्पैक्ट किया है। और इस कंपनी में अगर हम लोग रिवेन्यूज़ देखें, राइट, मतलब रिवेन्यूज़ तो इनके कंटिन्यूसली होते थे, लेकिन इनका जो बिजनेस का एक्सपेंशन था वो कंप्लीटली नहीं हुआ था। बिजनेस का एक्सपेंशन इन द सेंस कि इनके जो क्लाइंट्स है वहाँ से सेल्स तो होते थे, लेकिन प्रॉपरली कंपनी
प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। लेकिन ये 2019 से आप देख सकते हैं, 2019 में इनका सिर्फ रेवेन्यू मतलब जो प्रॉफिट था वो 4 करोड़ का था। 4 करोड़ कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें लास्ट ईयर मार्च 2020 में तो ये 73 हुआ है और मार्च 2021 में ये 162 करोड़ हुआ है। अगर इस पेस से अगर ये कंपनी 1-2 साल भी अगर कंटिन्यू अगर करती रही ना, तो डेफिनेटली ये प्राइस में हमें स्प्लिट भी स्प्लिट तो हाँ स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 है। बोनस वगैरह भी आने के लिए चांसेस है, क्योंकि अगर इसी पेस से अगर ये कंपनी चली गई ना, तो 1 से 2 सालों में इसका वाला प्राइस 8,000 से लेकर 9,000 के आसपास भी जा सकता है। और कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं इन्वेस्टर, क्यों? क्योंकि ये अकेली कंपनी है जो कि मतलब डिजिटल सर्विसेज में ऑपरेट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। इसके कंपैरिजन में भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल है। वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल में काम ना करे, अदर सर्विसेज में भी काम करे। तो जैसे इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, उसके साथ कोफोर्ज हो गया, ईएलटीआई हो गया, ईएलटीटीएस हो गया, टीसीएस हो गया, कई सारी कंपनीज है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो कि मैं ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादातर देख रहा हूँ, तो ऐसी कंपनी देख रहा हूँ कि जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दे। ऑलरेडी ये भी कंपनी मेरे पास अवेलेबल है, मैंने 380 के प्राइस पे परचेस किया हुआ है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो में ये रीज़न नहीं है सजेस्ट करने का, मैं एक एक फैक्ट आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन आज की डेट में देखेंगे आप, तो ये इसका पी निकल के आता है 109, ठीक है, और इंडस्ट्री पी यहाँ पे है 32। अगर हम लोग इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा हमें पी लगता है, राइट। सो यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकता है कि कंपनी ने अगर अच्छा खासा अर्निंग दिखा दिया तो डेफिनेटली 100 के पी के ऊपर ही ट्रेड करेगी कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर अर्निंग्स बढ़ गया तो ये पी 80-90 के आसपास आने का चांसेस है, और फिर इन्वेस्ट होगा तो 100 से लेके 110 के आसपास इसका वाला पी और दोबारा से आ सकता है इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो। लेकिन अगर इस क्वार्टर में अगर इसके रिजल्ट्स इंपैक्ट हो जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। एक काफ़ी अच्छे करेक्टेड प्राइस पे आपको उस टाइम पे मिल सकती है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा मौका मिला आपको तो छोड़िए मत, क्योंकि ये कंपनी चांस ही नहीं दे रही है। 20 डे ईएमए के ऊपर ही हमेशा ये कंपनी ट्रेड कर रही है, वहाँ से सपोर्ट लेके। ओके, और अगर क्विकली हम लोग इसका अगर पैरामीटर देखें तो आरओसी और आरओई नंबर देखिए शानदार है। अब वो 35 के आसपास मेंटेन कर रही है कंपनी, और कंपनी के ऊपर डेट जो है ये थोड़ा सा मतलब प्रेजेंट है, जो कि कंपनी आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इसको कम करने की कोशिश करेगी। अगर आप इसको लास्ट कुछ मंथ से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो है ना, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन का चांस ही नहीं दे रही है कंपनी। करेक्शन नाम की चीज़ है ही नहीं, थोड़ा सा साइडवेज या फिर बोलिए कंसोलिडेट होती है, उसके बाद दोबारा से ये कंपनी जंप कर देती है। तो अगर इनके वाले अगर इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आ गए ना, तो ये जो यहाँ पे मतलब 1200 का जो प्राइस दिख रहा है आपको, वो मोर देन 1500 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वाले अच्छे आ गए ना 2000, 2500, डेफिनेटली इसी तरीके से ये कंपनी आपको रिटर्न दे देगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको करेक्शन भी मिल जाता है, क्यों? क्योंकि इनका जो रिजल्ट है ना, अभी लास्ट 2 ईयर से कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी की रेटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी बढ़ी हुई है। कंपनी एक्विजिशन भी करती जा रही है, अच्छी अच्छी कंपनियों का इसने एक्विजिशन किया, तो डेफिनेटली इसके इसमें ग्रोथ हमें डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। तो ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इंक्लूड रहना चाहिए। अभी अगर देखें हम लोग कि इसको किस प्राइस पे लेना चाहिए, तो अगर हम लोग डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर आते हैं तो आप देखिए मल्टीपल टाइम्स जो है ना, इस कंपनी ने जो है ना, यहाँ से जो 20 डे का ईएमए है वहाँ पे सपोर्ट लेके कंपनी ने ऑलमोस्ट हमेशा जंप दिखाई है। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। जिस लेवल पे मिलेगा उस लेवल पे आप बाय कर लीजिए। और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो उस टाइम पे आपको इसके नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है स्टॉक। 900 लेवल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ये 3 लेवल्स याद रखिए आप। सबसे पहले इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा इसको 1100 का मिलेगा, क्योंकि ये आने वाले 15 डेज या 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट आना तय है। तो सबसे पहला लेवल याद रखिए आप 1000 सबसे पहला लेवल आप याद रखिए ये रहेगा 1000 के आसपास का। सेकंड लेवल जो है 900 रहेगा, और थर्ड जो कि मोस्ट क्रिटिकल रहेगा, यहाँ पे आना तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी अगर मैं आपको बता दूँ तो ये 800 से लेके 850 रहेगा। तो आपको इसके नीचे जाता हुआ ये शेयर अभी के लिए मुझे नहीं लगता है, ठीक है। करेक्शन भी होगा ना तो ये ऑलरेडी 1200 है ना, तो अगर हम लोग 400 माइनस कर दें इसका तो भी 800 के आसपास आता है, और 400 यानी इसका वाला ऑलमोस्ट हो जाएगा
33% का करेक्शन, इतना करेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा डाउट है, बट आपको जैसे ही डिप मिलता रहेगा आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें उठा सकते हैं। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, अगर इसने इंप्रूवमेंट दिखा दिया तो आप जिस प्राइस पे मिले उस प्राइस पे ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको फिर ये उस प्राइस पे, मतलब उस दिन वो जो प्राइस रहेगा ना, उस प्राइस पे आपको आने वाले 1-2 महीने तक या फिर उसके आगे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिफ्थ कंपनी जिसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया है वो है मुथूट फाइनेंस। अभी ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है। अभी के लिए अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 58,000 करोड़ के आसपास या फिर उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको दिखाई देगा। अभी इसको चूज़ करने का रीज़न यही है कि ये कंपनी ने पिछले टाइम से, मतलब लास्ट 5 से लेकर 6 ईयर से काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ठीक है, इसका प्रेजेंस ओवरऑल इंडिया में प्रेजेंट है। कंपनी जो गोल्ड फाइनेंस होती है ना, उसमें डोमिनेंट प्लेयर है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में ये लीडर है। किसमें? गोल्ड फाइनेंस में। और एक चीज़ जो हमें याद रखनी होती है कि गोल्ड के रेट कभी कम नहीं होंगे। गोल्ड की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़नी ही है। हो सकता है वो कम ग्रोथ से बढ़े, लेकिन ग्रोथ बढ़नी ही बढ़नी है। अगर आप रिटर्न्स देखेंगे गोल्ड का, तो आप 10 साल का हिस्ट्री ले लीजिए या 20 साल का या 50 ईयर्स का, तो गोल्ड ने जो रिटर्न्स दिए वो ऑलमोस्ट 12 से लेकर 13% के CAGR से दिए। स्टॉक मार्केट हमारे निफ्टी 50 ने भी शायद मुझे लग रहा है 12 से लेकर 15% के बीच में के रिटर्न दिए हुए हैं। और इक्विटी तो जनरली वेरी करते हैं, अच्छे स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, एवरी ईयर 100% भी दे सकते हैं। तो इनका जो बिजनेस है वो गोल्ड रिलेटेड है, राइट। सो ये तभी जाके लोन देते हैं जब इनके पास गोल्ड आता है। तो इनके साथ जो एक प्रॉब्लम नहीं है वो है NPA का, यानी अगर कोई डिफ़ॉल्ट भी कर देता है तो इनके पास उनका गोल्ड प्रेजेंट रहेगा, जहाँ से ये लोग 100% का रिकवरी कर सकते हैं। तो सबसे सेफेस्ट बिजनेस इसको मान सकते हैं हम लोग। किसको? गोल्ड फाइनेंस को। इसीलिए इस स्टॉक को मैंने चूज़ किया है। और इनका ग्रोथ कैसा है उसको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। बिजनेस को क्यों चुना है वो तो आपको भी समझ में आया होगा। अगर लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें मुथूट फाइनेंस का, तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट 4.5 मतलब 466% के रिटर्न दिए। यानी अगर रफली बोले तो 5 टाइम्स आपका अमाउंट इसने बना के दिया है एवरी ईयर 100% के आसपास का। अभी कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, राइट। सो सेल्स ग्रोथ अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के कंपेयर करेंगे तो 5,900 6,000 करोड़, 6,700 करोड़, 7,500 करोड़, 9,600 करोड़, उसके साथ साथ 11,500 करोड़। ठीक है, यानी सेल्स इनके 5 ईयर्स में कंटिन्यूसली ग्रो हुए हैं। और इनका आप ऑपरेटिंग मार्जिन देख सकते हैं, अब वो 70% रहता है। यानी ये बिजनेस में काफ़ी अच्छा मार्जिन इनको मिल जाता है, प्रॉफिट का मार्जिन। इसीलिए ये कंपनी इंटरेस्ट, अच्छा खासा इंटरेस्ट देने के बाद भी ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, जो कि ये लास्ट टाइम पे 1,200 करोड़, 1,800 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,800 करोड़, यानी ये प्रॉफिट के टर्म्स में काफ़ी अच्छा है। अगर लास्ट 5 से लेके 5 ईयर्स के अगर हम लोग रिटर्न्स रेशियो देखें इनके, तो सेल्स ग्रोथ जो है 18% से ग्रो हुई थी लास्ट 5 ईयर्स में। और 3 ईयर्स में इनका वाला जो सेल्स ग्रोथ है वो और इम्प्रूव हुआ है 20% का। और यहाँ पे अगर इसी ईयर में भी देखें, डिस्पाइट ऑफ द कोविड-19 ये कंपनी 19% के सेल्स जनरेट कर पा रही है। और इसके साथ साथ ही अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 36% का, 28% का और 21% का। इस ईयर में थोड़ा बहुत इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा डेंट लगा है, लेकिन फिर भी चलेगा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ ऑलरेडी इन्होंने मेंटेन किया है। तो आने वाले टाइम पे जैसी कोविड नॉर्मलाइज हो जाएगा तो उस टाइम पे ये कंपनी दोबारा से उन लेवल्स को रिक्लेम कर सकती है। यानी कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर पा रही है। और कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर द इंडिया है। वैसे इस स्टॉक को बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है वो ज़्यादातर जो कस्टमर है उनके ऊपर फोकस करता है। मतलब जो विदाउट सेफ्टी वाले ज़्यादातर वो फाइनेंस वगैरह करता है, लेकिन मुथूट फाइनेंस ज़्यादातर उनको देता है जो कि गोल्ड लोन, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो इनका वाला रेवेन्यू आता है वो गोल्ड लोन से आता है। तो इन दोनों को बिजनेस मॉडल अलग है, तो इन दोनों को कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। लेकिन एक पॉइंट जो आपको मैं बता दूं कि इनके वाले जो लास्ट 12 मंथ्स के जो रेवेन्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बजाज फाइनेंस ने 4,400 करोड़ कमाया है और मुथूट फाइनेंस ने वहीं पे 3,800, यानी मोटा मोटी अगर देखें तो 600 करोड़ के आसपास का थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3,71,000 करोड़ का है और मुथूट फाइनेंस का 62,000 का। यानी बजाज फाइनेंस का मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट
सिक्स या 7 टाइम्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, 6 से लेकर 7 टाइम्स ज़्यादा है। फिर भी मुथूट फाइनेंस ओनली 600 करोड़ कम कमाता है। तो आने वाले टाइम पे अगर मुथूट फाइनेंस अच्छा खासा ग्रो हो गया ना 2-3 सालों में, तो डेफिनेटली क्वाइट पॉसिबल है कि बजाज फाइनेंस का जो 12 मंथ का प्रॉफिट रहेगा उसको भी क्वाइट पॉसिबल है मुथूट फाइनेंस बीट कर दे। और साथ ही में अगर इसका वैल्यूएशन देखिए, दोनों कंपनी बढ़िया है, दोनों कंपनी को मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जस्ट ये आपको जैसे बजाज फाइनेंस का आपको अच्छे खासे से क्लैरिटी, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप कंपनी का पी देखते हैं तो ये जनरली जो गोल्ड फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है ना, उनका पी थोड़ा सा कम रहता है। तो जनरली वो 14-15 के आसपास के पी पे ट्रेड करते हैं। अगर इनका जो इंडस्ट्री पी है उसके साथ अगर कंपेयर करना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की कंपनीज आती है। बट फिर भी अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी के साथ थोड़ा सा हमें ये वाला चीपर वैल्यूएशन पे ही देखने के लिए मिलता है। कंपनी का ROE और ROC नंबर अच्छा है। इन फ्यूचर ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होते रहता है, कोविड के इम्पैक्ट की वजह से अभी आपको कम दिखाई दे रहा है, बट आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ पे आपको लग सकता है डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा है, लेकिन ये NBFC कंपनी है तो ये जनरली बॉन्ड्स के थ्रू और कई सारे ऐसे पैरामीटर से जो ये है मतलब सोर्सेज है वहाँ से ही ये मतलब मनी कलेक्ट करके ये फाइनेंस करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा दिखता है। तो ये फाइनेंस कंपनी के लिए नॉर्मल है, ठीक है। और अगर इनका वाला फेस वैल्यू देखें तो आप 10 है, ठीक है। और लास्ट ईयर ही थोड़ा बहुत मतलब न्यूज़ आई थी कि स्प्लिट हो सकता है, बट कोविड के इम्पैक्ट की वजह से मैनेजमेंट ने जो स्प्लिट का जो था चांसेस उसको पूरा कंप्लीटली ना बोल दिया, और ये स्प्लिट आने वाले टाइम पे देंगे करके ऐसा बोला था इन द सेंस हम लोग गेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आने वाले कुछ टाइम पे क्वाइट पॉसिबल है कि 1 या 2 सालों में इसका वाला स्प्लिट वगैरह का न्यूज़ देखने के लिए मिले। तो हो सकता है कि 10 से लेके 5 का स्प्लिट हो जाए, तो उस टाइम पे हमें ग्रोथ का जो मोमेंटम है इसके स्टॉक प्राइस ग्रोथ का, वो डेफिनेटली अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो एवरी ईयर ये भी कंपनी 100% के रिटर्न दे सकता है। मैं ये एग्री नहीं कर रहा हूँ कि आपको देगा ही करके, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है कि ये उस टाइप के रिटर्न्स वगैरह बना के दे सकता है। तो आप 40% 50% के रिटर्न्स के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी देख सकते हैं आप, मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर के पास ही है 73% का। और आपको अगर सेफेस्ट अगर आपको स्टॉक चाहिए जो कि डिसेंट सा रिटर्न बना के दे, तो आप डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। जिनके पास बजाज फाइनेंस है उन्होंने भी ऐड किया तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का जो बिजनेस सेगमेंट है अलग है। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं या फिर मिडिल क्लास या फिर उससे थोड़ा सा कम फैमिली वाले, पुअर फैमिली वाले, जिनको कुछ करना होता है तो वो बजाज फाइनेंस के पास अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास हो सकता है कि गोल्ड प्रेजेंट ना रहे। अगर इसका हम लोग देखें कि इस स्टॉक को बाय कहाँ पे करना चाहिए, राइट। सो इस स्टॉक को भी ऑलरेडी मैंने 1150 या 1170 से लेके 1200 के प्राइस के आसपास 1-2 बार वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कराया था, और आपको बोला था कि डेफिनेटली ये स्टॉक 1500 प्लस 1600 प्लस के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका जो हाई लगाया था इसने ऑलरेडी 1584 का लगाया था, यानी ये 1600 के आसपास चला ही गया है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक में हमें वो 1600 के लेवल्स डेफिनेटली दिखाई दे सकते हैं। अभी इस स्टॉक को लेने के लिए मतलब आपने अभी भी लिया तो चलेगा, लेकिन अभी क्या है, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना कोविड की वजह से, जो ये मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में लॉकडाउन वगैरह जो था स्टेट लेवल पे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि इनके भी रेवेन्यूज़ पे कुछ इंपैक्ट पड़े। बहुत ज़्यादा पड़ेगा ये तो चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ हद तक पड़े। तो इनका वाला रिजल्ट जो है हो सकता है फ्लैट आ जाए, या थोड़ा सा निगेटिव आ जाए, या फिर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसा तीनों भी पॉसिबिलिटी में अगर स्लाइटली पॉजिटिव आता है तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा प्राइस मोमेंटम में। तो आपको वेट करना है करेक्शन का, तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं, उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके रिजल्ट फ्लैट या फिर थोड़े से स्लाइटली निगेटिव आ जाते हैं तो ये आपको करेक्टिव प्राइस पे देखने के लिए मिलेगा, और उस टाइम पे हो सकता है कि ये स्टॉक 1400 लेवल्स या 1350 के आसपास भी मिल जाए। तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। ये भी सबसे सेफ स्टॉक रहेगा। तो ये वाला वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह कवर किए, मेरा अप्रोच बताया है। पर्सनली मैं इन स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, और जब भी मुझे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लगेगा कि इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड भी करूंगा और आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म भी कर दूंगा। वीडियो पता है मुझे थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू देना होता है, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी कि कंपनी को क्यों चूज कर रहे हैं, कंपनी क्या दे सकते हैं आपको, कंपनी किस सेगमेंट में एक्सपांड करने का प्लान कर रही है, तब तक आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़ा सा मतलब ब्लाइंड साइड का हो सकता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ तो चलेगा, लेकिन आपको अच्छा खासा क्लैरिटी दे दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।